हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। आज इस वीडियो सिग्नल में मैं आपसे बात करने वाला हूं थायराइड हार्मोन्स के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने देखा हुआ था थायराइड ग्लैंड जो थी या थायराइड हार्मोन्स जो थी वो स्टिमुलेट होती थी बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। प्रीवियस वीडियो में मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया हुआ है और आपको बताया हुआ है हाइपोथैलेमस के बारे में। तो आप एक एक करके सारे वीडियोज़ हार्मोन्स के देख लेना, आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चाहे फिर आप किसी भी लेवल के हो, आप सब कुछ जो है वो आराम से समझ जाओगे। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आज हम लोग जिस थायराइड हार्मोन्स के बारे में बात करने वाले हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी को लेकर के। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से हमारे थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं और T3 और T4 तरह का जो थायराइड हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और इन्जॉय करेंगे आप वीडियो को और आपको बहुत ही अच्छी तरह और सिंपल तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ट्रैकिया। ट्रैकिया वो प्लेस होती है जो कि हमारे बेसिकली रेस्पिरेशन के लिए उपयोगी होती है, ज़रूरी होती है और इसी से हमारे जुड़े होते हैं थायराइड ग्लैंड। स्थमस से जुड़े होते हैं थायराइड ग्लैंड और ये बेसिकली जो होता है दोस्तों वो बनते हैं कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, ये उनसे कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे आपको थायराइड कार्टिलेज दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आपको थायराइड ग्लैंड के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, अब थायराइड ग्लैंड के अंदर जो पाइयोनिली सेल्स हैं उनके बारे में आपको बेसिकली बताया गया है कि कैसे कैसे सिक्रीशन करेंगे, जिसके बारे में अभी हम लोग डीप में थोड़ा सा बातें करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, लोकेटेड अदर साइड ऑफ ट्रैकिया, दोनों तरफ ट्रैकिया के मौजूद होती हैं। लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ आपको लगेगा दोनों पोर्शन में मौजूद होती हैं। अगर मैं बात करूँ तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ये जुड़ी होती हैं स्थमस से। इट प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक थायराइड हार्मोन्स एंड कैल्सिटोनिन। ये थायराइड ग्लैंड बेसिकली दो तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, एक होता है हमारा थायराइड हार्मोन्स और एक होता है कैल्सिटोनिन। दोनों डिफरेंट तरह की सेल, एक हमारे सी सेल से और एक हमारे फॉलिक्यूलर सेल से बनती हैं। ठीक है, सी सेल से सिक्रीट होती है कैल्सिटोनिन और वहीं पे फॉलिक्यूलर सेल से हमारी सिक्रीट होती हैं थायराइड हार्मोन्स। दोस्तों ये जो फॉलिक्यूलर सेल होती हैं ये हमारी क्यूबोडियल सेल्स होती हैं और ये बेसिकली हमारे ब्लड इनके अंदर जो ब्लड होता है या फिर यहीं पे जो ब्लड हमारा आता है जो कैरी करती हैं, ये ब्लड को उसी से ये आयोडीन को कैरी करती हैं और फिर उस आयोडीन को कोलॉइड, ठीक है ना, इनके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन और उस थायरोग्लोबुलिन से इस, यहाँ पे देखो मैंने उसके नाम को मेंशन किया हुआ है आपके सामने, ये स्ट्रक्चर भी मेंशन किया हुआ, तो आगे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये जो थायरोग्लोबुलिन होता है तो उसके साथ में जाकर के ये हमारी जो आयोडीन होती हैं वो बाइंड करती हैं और वो आयोडीन बाइंड करके बन जाती हैं बेसिकली हमारी T3 और T4, ठीक है, या फिर थायराइड हार्मोन्स बन जाती हैं। तो एक चीज़ मैंने बताया, यहाँ से ब्लड आती है, ब्लड से हमारी आयोडीन जाती है उस पोर्शन में जहाँ पे होती है हमारी थायरोग्लोबुलिन, कोलॉइड जिसको बोलते हैं, वहाँ पे वो जाते हैं और फिर उस कोलॉइड में वो I3 मतलब कि उस थायरोग्लोबुलिन के टायरोसिन वाले पोर्शन पे, अभी पूरी बात करूँगा, उन पे जाकर के वो आयोडीन बाइंड करती हैं, उस थायरोग्लोबुलिन से जाकर के बाइंड करती हैं और उससे बाइंड करके वो बनाती हैं थायराइड हार्मोन्स। तो दो प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। फॉलिकुलर सेल क्या होती है, क्यूबोडियल शेप की होती हैं, ठीक है, एपिथेलियल होती हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और ये सिक्रीट करती हैं थायराइड हार्मोन्स। ठीक, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, इन चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। द इंटीरियर ऑफ द फॉलिकल, द इंटीरियर ऑफ द फॉलिकल्स, जो हमारी फॉलिकल्स होती हैं बेसिकली, वो बेसिकली कंटेन करती हैं कोलॉइड, अ प्रोटीन रिच फ्लूइड, जो कि बेसिकली प्रोटीन होता है उसके अंदर, थायरोग्लोबुलिन होता है उसके अंदर। द फॉलिकुलर सेल्स प्रोड्यूस टू हार्मोन्स, फॉलिकुलर सेल बेसिकली दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करती हैं, दो हार्मोन्स होते हैं और वो थायराइड हार्मोन्स ही होते हैं, एक होता है T4 और एक होता है T3। जब कोई हार्मोन्स जो है, जब कोई थायराइड हार्मोन्स 3 आयोडीन को कैरी करेगा तो उसको हम लोग T4 कहेंगे और जब कोई हमारा 3 आयोडीन एटम्स को कैरी करेगा तो इसको हम लोग T3 कहेंगे। लेकिन दोनों को बनाने का काम फॉलिकुलर सेल ही करेंगी, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूँ एंड ट्राई आयोडोथ्रियोनिन, और जिसको कि अगर मैं बात करूँ T4 को तो इसको हम लोग टेट्राआयोडोथ्रियोनिन कहते हैं और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ T3 की तो इसको हम लोग ट्राईआयोडोथ्रियोनिन या फिर थायरोनिन कहते हैं। और ये बेसिकली हमारे 3 और 4 जितने ये हमारे आयोडीन एटम्स कैरी करते हैं उसी हिसाब से इनका नाम है। 4 करते हैं तो 4, 3 करते हैं तो
तीन। अगर मैं बात करूं तो T3 एंड T4 टुगेदर आर नोन एज थायराइड हार्मोन्स, दोनों को एक साथ हम लोग थायराइड हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। द पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, ऊपर जो आपको दिखाई दे रही पैराफॉलिक्यूलर सेल्स लाई बिटवीन फॉलिकल्स एंड सिक्रीट अ हार्मोन्स नोन एज कैल्सिटोनिन। ये सेल सिक्रीट करती हैं, या फिर सी सेल या फिर पैराफॉलिक्यूलर सेल सिक्रीट करती हैं एक हार्मोन्स जिसका नाम है कैल्सीटोनिन या फिर थायरोकैल्सिटोनिन। तो इस चीज़ को ध्यान में आप रख लोगे, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपके काफ़ी काम आएंगी। तो यहाँ पे बेसिकली ध्यान क्या रखना है, प्रोडक्शन आपको ध्यान में रखना है कि कैसे प्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन को और आगे बढ़ाते हैं और जो थोड़ी मोड़ी कन्फ्यूजन है उसको दूर करते हैं पड़े। तो यहाँ पे सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है हमारा थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन बेसिकली जो होता है, ये हमें थायरोग्लोबुलिन दिखाई दे रहा है, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन होता है और यहाँ पे ये इसका टायरोसिन रेसिड्यू है। क्या है? टायरोसिन रेसिड्यू, जिससे कि हमारी आयोडीन बाइंड करेगी और जब हमारी आयोडीन इसके साथ में बाइंड करेगी तो ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम होगा MIT और ये स्ट्रक्चर बनाएंगे DIT। दोस्तों जो MIT बनाएंगे उसका एक अपना अलग रोल होगा और जो हमारे T3 बनाने में होगा उसका रोल, और जो हमारे ये आयोडो वाले हैं ये इनके T3 और मतलब जो दो आयोडीन वाले पोर्शन है डाई आयोडो टायरोसिन और मोनो आयोडो टायरोसिन, जब एक आयोडीन जुड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे मोनो आयोडो टायरोसिन, और जब दो आयोडीन जुड़ेगा इससे तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई आयोडो टायरोसिन। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार स्टेटमेंट। यहाँ पे है फॉलिक्यूलर सेल और थायराइड फॉलिकल एक्टिवली एक्यूमुलेट आयोडीन। जो फॉलिक्यूलर सेल थी वो क्या काम कर रही है? आयोडीन सिक्रीट कर रही है, मतलब ब्लड से। किससे? ब्लड से सिक्रीट कर रही है। किसमें? कोलॉइड में। कोलॉइड में क्या है? यही थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है जिसको हम लोग प्रो हार्मोन्स कहते हैं। अब जो आयोडीन वो ब्लड से आ रही है वो आयोडीन बाइंड करेगी उसी कोलॉइड मतलब थायरोग्लोबुलिन से। तो कैसे बाइंड करेगी? इसके टायरोसिन रेसिड्यू से जाकर के बाइंड करेगी। क्लियर? इसके टायरोसिन रेसिड्यू से जाकर के वो आयोडीन जो ब्लड से आई है वो बाइंड कर जाएगी उस कोलॉइड में, तो थायरोग्लोबुलिन है उसके साथ बाइंड कर जाएगी। और उसके बाद अगर एक आयोडीन बाइंड करती है तो इसको हम लोग बोलेंगे MIT। क्या बोलेंगे? MIT, मोनो आयोडो टायरोसिन। ठीक है, अगर ये दो आयोडीन बाइंड करती है इसी थायरोसिन रेसिड्यू से, इसी टायरोसिन रेसिड्यू से, इसी थायरोग्लोबुलिन के टायरोसिन रेसिड्यू से, तो इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं DIT, डाई आयोडो टायरोसिन। क्लियर? अब आप कहोगे कि सर ये MIT और DIT का क्या मतलब है? हमें तो मतलब है थायरॉक्सिन से, ठीक है ना, T4 और T3 से मतलब है। तो दोस्तों T4 T3 बनने के लिए ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जब एक MIT और एक DIT मिलता है तो उससे बनता है तीन। ध्यान सुनना, अब इस स्टेटमेंट को ध्यान सुन लोगे सारी कन्फ्यूजन क्लियर। DIT, एक DIT का मतलब दो आयोडीन, एक और दो आयोडीन, तो दो DIT का मतलब चार आयोडीन। चार आयोडीन कंटेन वाले को क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन कहते हैं। क्लियर? यही तो पिछले मैंने बात किया। अब यहाँ पे देखिए MIT का मतलब व्हाट? MIT मतलब एक आयोडीन प्लस दो आयोडीन, कितने हो गए? तीन आयोडीन, दैट्स अ ट्राई आयोडो थ्रियोनिन, T3। यही तो मैंने पिछले स्टेटमेंट में बताया था कि थायराइड हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, T4 और T3। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों थायराइड हार्मोन्स बन गए। ऐसे थायराइड हार्मोन्स जो दो DIT मॉलिक्यूल्स या फिर चार आयोडीन कंटेन करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं थायरॉक्सिन। और ऐसे हमारे थायराइड हार्मोन्स जो कि एक MIT और एक DIT या फिर तीन आयोडीन इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, कैरी करते हैं, उसको हम लोग T3 कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान में आप रख लोगे। T4 एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ T3 ट्रैवल इन द ब्लड अटैच टू द कैरियर प्रोटीन। अगर मैं बात करूँ ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर T4 की जो कैरियर प्रोटीन होती है वो T3 के मुकाबले ज़्यादा होती है, इसीलिए T4 ज़्यादा बाउंड करते हैं अपने कैरियर प्रोटीन के मुकाबले, जबकि जो T3 हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में जो होते हैं वो अटैच हो पाते हैं कैरियर प्रोटीन से, प्राइमरली टू थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ठीक है, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो होता है वो ज़्यादा होता है। द कैरियर प्रोटीन हैव हाई एफिनिटी फॉर T4, जो कैरियर प्रोटीन होता है वो T4 के साथ में ज़्यादा बाइंड करता है मुकाबले T3। अप्रॉक्सीमेटली 99.96% जो T4 होता है वो बाइंड करता है हमारे ब्लड के कैरियर प्रोटीन के साथ इन द प्लाज्मा फ्रॉम T4 एंड T3 एंटर टारगेट सेल। अगेन क्या होता है कि यही T4 और T3 जो हमारी थायरॉक्सिन होती है जब सेल के अंदर एंटर करती हैं तो T4 जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है T3 में। किसमें? T3 में। ध्यान रखना, ब्लड के अंदर कौन कैरियर प्रोटीन से ज़्यादा बाइंड करेगा? T4, लेकिन सेल के अंदर किसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी? दैट्स अ T3। तो T3 की जो एक्टिव स्टेज होती है वो क्या होती है? T4 के मुकाबले सेल के अंदर ज़्यादा होती है। अगर मैं बात करूँ, वंस द फ्री T4 पासिस इनटू टारगेट सेल साइटोप्लाज्म, इट इज एंजाइमेटिकली कन्वर्टेड इनटू T3। अगर T4 सेल को अपना एक्शन परफॉर्म करना है तो इसको पहले कन्वर्ट होना पड़ता है T3 में, हेंस इट इज़ द T3 रेदर देन T4 इज
एक्टिव विद इन द टारगेट सेल, T3 रेदर देन T4 दैट इज एक्टिव विद इन द टारगेट सेल्स। ठीक है, इसीलिए जो हमारा T3 होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है टारगेट सेल के अंदर। इस चीज़ को आप ध्यान में रख लोगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ों के बारे में ध्यान में रखा। एक तो आपको T3 T4 का जान लेना है कि कौन कैरियर प्रोटीन सबसे ज़्यादा बाउंड करते हैं, और यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ध्यान में आपको रख लेना है कि कैसे ये अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये कैसे जो हमारे थायरोग्लोबुलिन है वो परफॉर्म करते हैं, क्या होता है थायरोग्लोबुलिन। तो बेसिकली जो थायरोग्लोबुलिन होता है वो कोलॉइड होता है जो कि आयोडीन के साथ में बाइंड करता है, और उसी आयोडीन के साथ में बाइंड करके वो बेसिकली बनाता है MIT और DIT, और इन्हीं MIT DIT के मिलने से बनते हैं थायरॉक्सिन T4 और T3। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट तो आपको और चीज़ ध्यान में रखनी। थायराइड हार्मोन्स आर मीडिएटेड बाय देयर बाइंडिंग टू न्यूक्लियर रिसेप्टर। जो हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन्स होते हैं या फिर थायराइड हार्मोन्स होते हैं, ये बेसिकली आपके सेल के सरफेस पे बाइंड नहीं करते हैं, ये बाइंड करते हैं सीधे जा करके हमारे न्यूक्लियस पे। क्लियर, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये जो हमारे थायराइड हार्मोन्स हैं ये सीधे जाकर के बाइंड करेंगे न्यूक्लियस पे, बाइंड करेंगे। अगर इनको न्यूक्लियस नहीं मिला तो ये डायरेक्ट एंटर करेंगे, ये डायरेक्ट DNA पे चले जाएंगे, लेकिन पहले ये बाइंड किस पे करेंगे, आपके न्यूक्लियस पे जाकर के बाइंड करेंगे। तो थायराइड हार्मोन्स आर मीडिएटेड बाय देयर बाइंडिंग टू न्यूक्लियर रिसेप्टर। रिसेप्टर फॉर थायराइड हार्मोन्स आर लाइक ऑल द स्टेरॉयड हार्मोन्स। बेसिकली जितने भी हमारे ज़्यादातर स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली न्यूक्लियस पे ही जाकर के अटैक करते हैं। तो ये भी एक स्टेरॉयड हार्मोन्स की तरह, रिसेप्टर की तरह ये परफॉर्म करते हैं। यहाँ के इनकी जो रिसेप्टर होते हैं वो एक स्टेरॉयड हार्मोन्स से रिसेप्टर की तरह काम में आते हैं, एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं या फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम में आते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो हमारा थायराइड हार्मोन्स है वो जा करके बाइंड कर रहा है अपने रिसेप्टर के साथ में। थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्स है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि देखिए जो बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको आप लोग BMR के बारे में जानते होंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आप सभी को पता है कि हम एक बॉडी का क्या होता है, अपना एक BMR होता है, मतलब कौन सी बॉडी हेल्दी है, कौन सी बॉडी में कितने ग्लूकोज की ज़रूरत है, कितने वेट की बॉडी है, कितने लेंथ की बॉडी है, कितनी बड़ी बॉडी है ह्यूमन की, उस हिसाब से उसका जो कैलोरी वगैरह होता है वो डिसाइड होता है कि भाई ये कैलोरी इसके लिए परफेक्ट होगी। अगर इसको अपने BMR को मेंटेन करना है तो इसको इतनी कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी, इसको इतनी कैलोरी यूज़ करनी पड़ेगी, इसको इतनी कैलोरी कंज्यूम करनी पड़ेगी अगर अपने हेल्थ को मेंटेन रखना है। तो इसी को हम लोग बेसिकली कहते हैं BMR। ठीक है, अब मान लो कि सपोज करो कि किसी ने कैलोरी बहुत ज़्यादा यूज़ की, तो जाहिर तौर पे उसको कैलोरी को क्या करना पड़ेगा, कम ज़्यादा करना। जिसका BMR ज़्यादा होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जिसका BMR ज़्यादा होगा उसके अंदर हमें ज़्यादा जो होगा इंक्रीज लेवल हो जाएगा, उसके अंदर प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जाहिर तौर पे अगर उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो बॉडी जो होती है वो अपने आप को क्या करती है, रेगुलेट करती है। यही हार्मोन्स क्या करते हैं, उस चीज़ को रेगुलेट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी को क्या करते हैं, वो बर्न करते हैं बॉडी के अंदर, जिससे कि आदमी को बहुत ही ज़्यादा गर्मी या फिर हीट का प्रोडक्शन होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि जो BMR होता है, यहाँ पे थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो ये बेसिकली रेगुलेट करती है, अगर कम है तो उसको भी मेंटेन करेगी, ज़्यादा है तो उसको भी मेंटेन करती है। इट इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट इन मोस्ट टिश्यूज़। ये क्या करती है कि ज़्यादातर टिश्यूज़ के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है, और जिससे कि सब कुछ चीज़ों का लेवल क्या होता है, इंक्रीज जाता है। एक्सेप्शंस इंक्लूड ब्रेन, स्प्लीन एंड टेस्टिस। टेस्टिस और ब्रेन, स्प्लीन को छोड़ करके बाकी ये सभी जगह BMR लेवल को हाई करने की कोशिश करती हैं, और आपको ये चीज़ें पता हैं। बाय स्टिमुलेटिंग द यूज़ ऑफ सेलुलर ऑक्सीजन, ठीक है ना, किसके थ्रू, सेलुलर ऑक्सीजन के थ्रू ये क्या करती हैं कि बेसिकली काम करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं अपने फंक्शंस को। तो इस तरह से आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। अब आगे यहाँ पे बात आती है, द सेकेंड मेजर इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन्स इज टू स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेस। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे कि जो हमारा दूसरे तरीके का जो हमारा होता है थायराइड हार्मोन्स, उसका एक मतलब जो दूसरा फंक्शन हमारा मेजर इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर थायराइड हार्मोन्स का, वो होता है सिंथेसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेस। ठीक है ना, इसको बनाना, सोडियम पोटेशियम एटीपेस को बनाना टुगेदर विथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स एंड इंसुलिन। ठीक है, ताकि जो हमारे HGH होते हैं, ठीक है, तो
और इंसुलिन होते हैं उनका प्रॉपर तरीके से वो काम कर सकें। थायराइड हार्मोन्स एक्सीलरेट बॉडी ग्रोथ, थायराइड हार्मोन्स बॉडी ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, पर्टिकुलरली द ग्रोथ ऑफ नर्वस एंड स्केलेटन सिस्टम। इनका काम स्केलेटन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट करना होता है। तो ये बेसिकली थे दोस्तों आपके लिए थायराइड हार्मोन्स, जिसके अंदर मैंने आपसे बात की हुई थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना, कुछ फंक्शंस को काफ़ी शॉर्टली बताया हुआ है तो उसको भी ध्यान में रखना। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि दोस्तों यहाँ पे जो आपका BMI होता है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो हमारा BMI होता है तो जो हीट का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए जो हीट का प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है, जब BMI रेट बढ़ जाती है उससे सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो उसके बाद हमारी बॉडी बहुत सारा ATP प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, हीट जनरेट करती है, जिससे कि इस इफेक्ट को, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, राइजअप हो जाता है। और जब बॉडी का टेम्परेचर राइजअप होता है तो उसके इसी चीज़ को कंट्रोल करना, उसके इसी चीज़ को क्या करना, मतलब कि उसको कंट्रोल करना, तो इसी चीज़ को हम लोग कैलोरीजेनिक इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके इस जो एक्टिविटी बॉडी करती है बीमार करती है, तो इस इफेक्ट को हम लोग कैलोरीजेनिक इफेक्ट के भी नाम से जानते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैल्सीटोनिन जो होता है दोस्तों, वो बेसिकली हमारा एक पेप्टाइड हार्मोन्स होता है और इसको हमारी बेसिकली पैराफॉलिकुलर सेल या सी सेल जो होती हैं, जैसा कि आपने पीछे देखा, वो प्रोड्यूस करती हैं दोस्तों। वो भी थायराइड ग्लैंड का ही एक पार्ट होती हैं, इसीलिए हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती हैं वो बेसिकली कैल्सीटोनिन और थायराइड हार्मोन्स, दो तरीके की हमारी हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं। तो थायराइड हार्मोन्स को बेसिकली सिक्रेट करती हैं हमारी थायराइड फॉलिकल्स, और जो हमारी जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं या फिर जो हमारी थायराइड सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं कैल्सीटोनिन इन रिस्पॉन्स टू हाई कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। और कब प्रोड्यूस करती हैं, जब ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन है कैल्शियम का वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। इट डिक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन बाय डिक्रीजिंग मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, इट डिक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन। ये प्लाज्मा के कैल्शियम कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देती हैं बाय डिक्रीजिंग मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स। बोन से आने वाले जो भी कैल्शियम होते हैं उनको, उनके मोबिलाइजेशन को क्या कर देती हैं, रोक देती हैं कि भैया नहीं तुम मत आओ ब्लड के अंदर। इससे क्या हो रहा है कि कैल्शियम लेवल ब्लड का ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसको ये कंट्रोल कर रही है एक तरीके से, जो हमारी कैल्सीटोनिन है वो। देयरफॉर प्रमोट्स ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटीज़। और जाहिर तौर पे दूसरी तरफ ये क्या काम करती हैं कि कैल्शियम को कंट्रोल कर रही, मोबिलाइजेशन को रोक रही ब्लड में आने से। और दूसरी तरफ ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, मतलब जो बोन का जो फॉर्मेशन होना है उसको क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं। तो एक तरीके से कैल्शियम को रेगुलेट करने का जो काम होता है वो हमारे कैल्सीटोनिन का होता है, नाम के अकॉर्डिंग ही क्लियर है। और साथ में ये एक तरीके का पेप्टाइड हार्मोन्स होती हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट करती हैं इनको। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। डिक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बाय डिक्रीजिंग मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, ठीक है। तो ये रोक लगाती हैं, डिक्रीज करती हैं बोन से आने वाले कैल्शियम के ऊपर, और इस तरीके से ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को प्रमोट भी करती हैं। तो ये थे दोस्तों कैल्सीटोनिन, थायराइड हार्मोन्स, इन सभी चीज़ों के बारे में। आशा है आपको सारे वीडियोस और इतने सीक्वेंस अभी तक आपको पसंद आए होंगे। और जो भी कन्फ्यूज़न है दोस्तों, आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, और अगर किसी वीडियो का सुझाव है आपके पास तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच।